हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। रुको जरा, मैं आपको ये बता दूं पहले कि आज का जो आपका सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर जैसे कि आप देख रहे हो, जो चैप्टर 4 आपका स्टार्ट होगा, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इससे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हो। एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपका 5 नंबर का, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। और आपने अगर पीछे के 3 चैप्टर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई यूपी बोर्ड 2026 फिजिक्स करके, आपको प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। आप वो सबके सब पढ़ लो। अच्छी बात यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मेरी जो वीडियोस हैं उनमें आपके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट ये रहेगा बेटा कि आपको पीछे से कोई कनेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट यहीं पे कोशिश करता हूं कि एक ही लेक्चर में और यहीं पे समझा दूं। आप सच बताना, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने आपने अगर पढ़ा है मेरे से तो बताओ कितना समझ आया है, कि अभी भूले हो नहीं भूले हो। मैं गारंटीड कह रहा हूं, अगर सही से पढ़ रहे हो प्रॉपर नोट्स बनाते हुए तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। अगर आप इतने मक्कार हो कि नोट्स भी नहीं बना सकते तो आपके लिए मैंने ये भी फैसिलिटी रखी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बल्कि इससे ज़्यादा ही। आपको पास ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। मैं आपको यहीं पे यूट्यूब पे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट मेरे से पढ़ा हुआ फेल नहीं हो सकता, गारंटीड बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी सिर्फ इतनी ही वीडियो को देखते हो, मैं गारंटीड कह रहा हूँ, ठीक है। जो आप सर्च करते हो ना टॉप 5 मोस्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है। मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस आए हुए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं, लगातार आपके साथ बना हुआ हूं। 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप वहां जाने से पहले इस वीडियो को देखेंगे, तब जाके देखेंगे। आप एक काम ऐसा मत करना कि अभी सारी वीडियो देख डालो, टाइम थोड़ा लो, ठीक है। एक वीडियो देखी, उसके बाद आपने थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद फिर एक वीडियो देखी। बहुत लंबी वीडियो इसलिए आपके लिए नहीं बना रहा हूं ताकि आप बोरियत ना हो, है ना। क्योंकि आप पढ़ने वाले कम हो, वरना सिलेबस हो चुका होता है ना। आप पास होना चाहते हो, आप थोड़े नंबर लाना चाहते हो। बेटा मैं आपकी हर सिचुएशन को समझता हूं, लेकिन बेटा देखो पेरेंट्स हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप उनका गलत फायदा ना उठाओ। अगर आप सच में देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल यहीं रुके रहो, बिल्कुल लास्ट तक कहीं नहीं जाओगे, प्रॉमिस करो, ठीक है। और आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितनी की है, रिजल्ट क्या है आपका, अभी आप अपने खुद दिल से बताना। यकीनन आप सच बोलोगे। आई होप मैं ये भी कोशिश करता हूं कि आप सच ही बोलोगे, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, ठीक है। आप अपने अंदर कोई हेजिटेशन ना रखें, सर मेरी तैयारी नहीं हुई, मैं क्या लिखूंगा कमेंट में, ऐसा कुछ नहीं। आप रियल में बोलें। और देखिए मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई करूंगा। आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं तो सारी चीज़ों को शेयर करेंगे, और 1-2 दिन में मैं लाइव भी आऊँगा आपके साथ, पूरा डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर जो 4 है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी जब कोई आवेश गति में बनता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी आवेश जो है जब वो गति करने लगता है ना, तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं गतिमान आवेश को हम विद्युत धारा भी तो कह सकते हैं बेटा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो विद्युत धारा के कारण, ठीक है, एक बल लगता है, और वो कौन सा होता है, चुंबकीय बल होता है, इसीलिए चुंबकत्व लिखा है ना। तो यहाँ पे हमारा चुंबक स्टार्ट हो चुका है। तो चैप्टर हमारा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो उससे पहले हम पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र। याद होगा आपको जब मैंने पढ़ाया था पहले लेक्चर में, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी भी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र। तो ऐसे ही चुंबक के बारे में अगर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसके कारण कोई चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, यानी दूसरे चुंबक को लाने पर उसमें क्या होता है, एक बल लगता है, या तो प्रतिकर्षण लगेगा या तो आकर्षण लगेगा। तो इस तरीके से उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, राइट। अब इसमें हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि सबसे पहले आता है कि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है बेटा, मात्रक, इसको शो किससे करते हैं, आप कहोगे इसको बी से शो करते हैं। तो कहीं अगर कोई थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हम उसको डेल्टा बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और ये चुंबकीय क्षेत्र को बी से शो करते हैं। और ये एक सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कैसी राशि, सदिश राशि है। याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि है। और साथ में दूसरा पॉइंट है, इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक बेटा क्या होता है, इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका एक मात्रक होता है। साथ में इसका एक मात्रक और भी है बेटा, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। एक मात्रक इसका और होता है, मैं वो भी लिख दे रहा हूँ, गॉस, ठीक है। कौन सा होता है, गॉस होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका एक मात्रक यहाँ पे और हो जाता है, टेस्ला, ठीक है। क्या हो जाता है, टेस्ला।
तो यहाँ पे इतने मात्रक आपको याद रखने हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बेटा जो होता है उसके 4 मात्रक मैंने यहाँ पे लिखवा दिए, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, गॉस और टेस्ला। यहाँ पे रिलेशन आता है कि एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं, तो बेटा यहाँ पे आप लिख दोगे एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं। ठीक है, इतना आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो ये हो गया एक गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। अब इसके बाद नया टॉपिक आता है यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आने की पूरी संभावना है। तो इस तरीके से इससे 2 हम टॉपिक उठाएंगे जो बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, उन्हीं दोनों क्वेश्चन को करेंगे, उनमें से आपको 110% मिल जाएगा। तो इतना समझ के मिटा दूँ। इसके बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक है, वो है बायो सेवर्ट का नियम। चुंबकीय क्षेत्र मैंने इसलिए बताया क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए टॉपिक हमारा आता है बायो सेवर्ट का नियम। अच्छे से समझाऊंगा बेटा, बिल्कुल इधर उधर ना भागे। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, इसी को एक समान धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने को इसको ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से मैं बता दूंगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। बायो सेवर्ट का नियम बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अगर आप समझोगे तो एकदम एक ही बार में समझ आ जाएगा, और नहीं समझोगे तो कभी समझ नहीं आएगा, है ना। तो आप थोड़ा सा आप माइंड को रिलैक्स करके बैठें और अच्छे से पढ़ाई करें। अभी टॉपिक खत्म हो रहा है यहीं पे। देखिए बायो और सेवर्ट ने क्या है, बायो एक साइंटिस्ट का नाम है और एक सेवर्ट थे, वो भी साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, मिलकर एक आविष्कार किया। ठीक है, मिलकर एक आविष्कार किया। तो इससे पहले मैं एक थोड़ा सा आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बेटा ऑरेस्टेड। ठीक है, कौन, ऑरेस्टेड अपना एक कोई लैब में प्रयोग कर रहे थे और उनके पास एक वायर रखा था। ठीक है, उसके पास एक चुंबकीय सुई रखी थी, चुंबक वाली सुई, और ये वायर जा रहा है। अगर चुंबकीय सुई रखी थी तो वो प्रैक्टिकल कर रहे थे अपना, तो उन्होंने देखा जो चुंबकीय सुई है उसके ऊपर यानी चुंबकीय कंपास रखा था, उसमें चुंबकीय सुई होती है ना, वो दिशा बताती है, दिशा सूचक कहते हैं जिसे, तो वो ऐसे रखी थी, अंदर वायर था। तो इसमें करंट जैसी फ्लो हुई तो इसमें क्या कर दिया, इसमें विक्षेप हुआ, यानी ये मोमेंट शुरू कर दिया इसने। एकदम उनकी नज़र पड़ी, बोलते हैं ऐसा क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा ये क्या बात है, जैसे स्विच को ऑफ किया इसमें धारा प्रवाहित होना बंद हुई, तो ये वैसे ही रुक गई सीधी। जब उसमें धारा प्रवाहित करी तो उसमें क्या हुआ, फिर से ये विक्षेप स्टार्ट हो गया। एक काम उन्होंने करा, बैटरी के टर्मिनल को बदल दिया, यानी धारा की दिशा को ऐसे बदल दिया। अब जैसे ऐसे थी, अभी इसमें धारा नहीं बह रही इसमें, और ये चुंबकीय सुई है, तो क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी समांतर रहेगी। जब उन्होंने स्विच को ऑन किया तो ये विक्षेप हुआ इसमें। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही उन्होंने धारा की दिशा को पलटा तो अब विक्षेप उल्टा हुआ, समझ रहे हो। यानी ये आपकी धारा है, ठीक है, ये धारा ऊपर को जा रही है और यहाँ पर ये चुंबकीय सुई है। ठीक है, जैसे ही इसमें धारा उत्पन्न हुई तो ये चुंबकीय सुई इधर को मुड़ गई, क्लियर। और उनने धारा की दिशा को पलट दिया तो चुंबकीय सुई इधर, यानी धारा की दिशा पे भी निर्भर करता है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर को उत्पन्न हो रहा है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र धारा के कारण भी, इससे उन्हें ये पता चला, ऑरेस्टेड ने ये प्रूव किया कि कोई भी अगर धारावाही चालक तार है उस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, राइट। तो यहाँ पे यानी जब तक उसमें धारा बहती रहेगी तब तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहेगा। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा, क्लियर। और जैसे जैसे सुई को हम तार से जितना दूर करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होता जाएगा, यानी सुई को हम तार के पास लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा गॉस, टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए, तो इतना समझ गए। अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या किया, एक धारावाही तार लिया। बेटा ये तार है, अभी इसमें कोई तार नहीं, वो नहीं है, तो क्वेश्चन आएगा किसी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए, या बोला जाएगा कि बायो तथा सेवर्ट के नियम का निगमन कीजिए या सूत्र का निगमन कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, धारावाही चालक तार बोला, यानी इसका मतलब इसमें कोई तार पहले से जुड़ा होगा जिसमें धारा बह रही है। तो इसमें मान लिया मैंने धारा क्या है, उन्होंने बोला इसमें अगर धारा आई बह रही है तो अब इसमें पूरे में धारा आई है, इस पूरे तार में धारा आई है, तो इससे कुछ दूरी पर एक इन्होंने बिंदु P माना। ठीक है, एक बिंदु मान लिया P। यहाँ पर इन्होंने बोला हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ऑरेस्टेड ने अभी बताया था कि तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जितना दूर जाओगे उतना चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। तो इन्होंने एक बिंदु P माना
और बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र के सोचा कि क्या निकलेगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब तार इसके कारण भी इधर होगा, इसके कारण भी इधर होगा, तो एक छोटा सा पॉइंट होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक अल्पांश लंबाई ले ली, इसको कट कर लिया और इसकी लंबाई कह दी अल्पांश लंबाई डेल्टा एल, यानी इतनी दूरी को इन्होंने क्या बोल दिया, डेल्टा एल बेटा कह दिया। ठीक है, इतना समझ आ गया डेल्टा एल का। तो यहां से यहां तक की दूरी को माना आर। ठीक है, जिस बिंदु पर इन्हें निकालनी थी तीव्रता, वह यानी चुंबकीय क्षेत्र निकालना था, तो उसको आर मान लिया। अब बेटा ये जो दूरी है, ये जो लंबाई है, और इसके बीच तार के बीच एक कोण बन रहा है, इस कोण को माना गया थीटा। ठीक है, इस कोण को माना थीटा। तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, एक धारा आई हो गई, एक अल्पांश लंबाई डेल्टा एल हुआ, और एक यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आर हो गई, और जहाँ बिंदु पी है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है कि कितना आएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको समझ आ रहा हो तो बेटा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेटा कर लें। आपके साथ अगर आपके जूनियर, तो इस बार देखना ऑनलाइन आपकी क्लासेस बहुत अच्छी चलेंगी, तो आप बस मेरी दुआ है कि आप अच्छे नंबरों से पास हों बेटा। तो शेयर ज़रूर करें, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे जितनी वीडियोज़ आएँ उन सबको देखें अगर आपको अच्छे नंबर लाना है। मैं गारंटेड, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आपके बहुत ही नंबर अच्छे आने वाले हैं, गारंटेड। ठीक है, चलिए, और फेल होने का तो कोई सवाल नहीं है। अगर आप वाकई में सीरियस हो और अब मेरे साथ जुड़ गए हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बायो सेवर्ट ने बोला, बायो और सेवर्ट दोनों ने बोला, एक तार ले लो, चालक तार धारावाही, और उसके कारण मतलब आर दूरी पर एक बिंदु पी माना, और वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए उन्होंने कई बातें बताई। अच्छा मुझे बताओ, ये चुंबकीय जो क्षेत्र है, पहली बात उन्होंने कही, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली बात क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करेगा। भाई इसमें धारा बह रही है, पहले 1 एम्पियर बह रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा ना कुछ ना कुछ। अभी बोला और स्टूडेंट ने ये बताया कि किसी तार में अगर धारा बह रही तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अपने प्रैक्टिकल में उन्होंने ये देखा था। अगर धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अगर 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जाएगी करंट, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। 4 हो जाएगी तो और बढ़ेगा, 8 हो जाएगी तो और बढ़ेगा। इसी तरीके से ये पता चला कि जो धारा है और जो चुंबकीय क्षेत्र है धारा पर निर्भर कर रहा है। निर्भर मतलब समान है लगभग, तो समानुपाती है। तो पहली बात कही, जो चुंबकीय क्षेत्र है बिंदु पी पे जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ये धारा के जो तार में धारा प्रवाहित हो रही है इसके समानुपाती होता है। राइट, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला, दूसरी बात क्या बोली, ये जो तार है अल्पांश तार, ये जो लंबाई है, ठीक है, ये अल्पांश लंबाई डेल्टा एल है। अगर इसको बढ़ा दिया जाए, इतने चौड़े से अगर हम इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें इतने ज़्यादा लंबाई से, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान और बढ़ेगा। ये तो थोड़ा सा जगह थी। अगर पूरे तार के कारण अगर निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान और बढ़ेगा, और लंबा तार होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बेटा और बढ़ेगा। तो इससे ये पता लगा कि तार पर भी निर्भर कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो तार पर भी अगर कर रहा है तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उस तार की अल्पांश लंबाई जो है डेल्टा एल के समानुपाती होता है। राइट, समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 2। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। लाइक करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके जितने ज़्यादा लाइक होंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं। इसका मतलब तो ये है ना, पसंद कर रहे हो। लाइक का मतलब पसंद करना होता है। तो यहाँ पे डेल्टा वी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई और डेल्टा वी इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। अच्छा, आपको कुछ और मन में आ रहा है कि और कुछ भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, थीटा हो सकता है। थीटा भी तो एक एंगल बन रहा है कि आप कैसे कितने तिरछे जा रहे हो, है ना। सीधे सीधे जा रहे हो, 90 डिग्री पे जा रहे हो, कितना जा रहे हो। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट इन्होंने तीसरी बात कही कि जो निर्भर करता है ये डेल्टा बी, वो किस पर निर्भर करता है, और ये करता है अल्पांश लंबाई जो डेल्टा एल है और वहाँ से बिंदु पी तक की जो रेखा है उसके बीच बने कोण की थीटा की ज्या। ज्या बेटा होता है, ज्या को हम कहते हैं साइन। ठीक है, ज्या जो होती है वो यहाँ साइन, और थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगी। तो ज्या के समानुपाती होगा, यानी इस पर भी निर्भर करेगा। ये एंगल जितना कम बड़ होगा उसी हिसाब से इसकी वैल्यू आएगी। तो ये डेल्टा बी जो है वो साइन थीटा के समानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर 3। ऐसी चौथी बात इन्होंने कही। चौथी बात बायो और सेवर्ट बोले बेटा एक बात तो रह गई। बोले क्या रह गई?
अब ये दूरी नहीं डिवाइड हो रही है भाई, दूरी भी तो है यहाँ पे जो आर लिए, हम और आगे खींच के चले, यहाँ पे बिंदु पी मानेंगे। तो भाई ये सारे रूल तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान बेटा यहाँ पे कम हो जाएगा बायो। ठीक है, ये बात समझ आ गई। सेबर्ट ने ये बोला, बायो बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, तो इससे भी रिलेशन निकालो। तो इन्होंने मिलकर एक रिलेशन और निकाला, जो दूरी है व्युत्क्रम के नियम का पालन करती है, आपको पता है। तो ये जो दूरी है, इस दूरी की जो डेल्टा भी है चुंबकीय क्षेत्र है, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, ये डेल्टा बी नाम क्यों लिया? क्योंकि अल्पांश लंबाई के कारण, यानी डेल्टा एल के कारण है। अगर पूरी लंबाई होती तो सिर्फ बी ले लेते। ओके, तो डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम को बेटा कहते हैं 1/। व्युत्क्रम जब आएगा व्युत्क्रमानुपाती, तो उसको अपॉन में लिखते हैं। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम मतलब 1/, में के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4 आ जाती है। ठीक है साथियों, समझ आ रहा होगा। अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो नीचे चले जाओ, और बाकी और वीडियो आपको मिल जाएंगी, बट अभी नहीं देखोगे, पहले इसको देख के जाओ। चलिए आगे देखो, चारों इक्वेशन आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से। समीकरण 1, 2, 3, 4 व 4 से। समीकरण चारों में देखो जो डेल्टा वी की वैल्यू है सारी, है ना, जो भी रिलेशन बन रहा है इनसे वो डेल्टा बी के साथ बन रहा है। तो हम सबको कंबाइन कर देंगे, है ना, मिश्रित कर देंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू, देखो आई के प्रोपोर्शनल है, ठीक है बेटा, डेल्टा एल के है, तो हमें कहा लो ठीक है एक ही बार में लिख दो। इन्होंने कहा साइन थीटा के है, तो लो साइन थीटा लिख दिया, बट यहीं पे आर नहीं लिखोगे क्योंकि आर है 1/, तो नीचे लिखेंगे r²। सबको कंबाइन कर दिया समीकरण को। अब ये देखो समानुपाती जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, तो इक्वल जब हम लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे बेटा जो कांस्टेंट आता है वो आता है यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4π, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4π, और इनटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। बेटा यहाँ पे जो ये डब्बा मैं बना रहा हूँ इसका मतलब रिजल्ट आ गया हमारा, ये है बायो-सेवर्ट का नियम। सारी चीज़ें मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, इससे न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो देखो डेल्टा भी चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट जो है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, म्यू नॉट जो है बेटा, अगर लिख सकते हो कॉपी में तो लिख लो, ये निर्वात की म्यू नॉट लगाते हैं हम निर्वात के लिए। म्यू नॉट जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता है बेटा, चुंबकशीलता। इसका मान जो होता है म्यू नॉट का, इसका मान होता है 4π × 10⁻⁷, ठीक है, हेनरी प्रति मीटर। क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर। इसका ये हो जाएगा, तो 4π × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। अगर मैं पूछूं कि म्यू नॉट अपॉन 4π का क्या होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4π का मान हो जाएगा, यानी 4π नीचे लिखोगे इसमें, तो 4π × 10⁻⁷। मैंने म्यू नॉट की वैल्यू ये अपॉन में 4π लिखा, तो यहाँ पे भी 4π लिखना पड़ेगा अपॉन में, तो 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट का। म्यू नॉट क्या है बेटा? निर्वात की चुंबकशीलता है, जैसे एप्सिलॉन नॉट होती थी, है ना, किसकी? निर्वात की वैद्युतशीलता। ये क्या है? चुंबकशीलता, जिसका मान मैंने बता दिया आपको, यानी म्यू नॉट अपॉन, अगर क्वेश्चन आता है कि धारा कितनी बह रही है, लंबाई कितनी है, कोण कितना बन रहा है और दूरी कितनी है, तो म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁷ रख दोगे। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आप अगले लेक्चर का वेट किए, आपको डेली रेगुलर क्लासेस मिल रही रात को 8 बजे, तो वीडियो पढ़ती है 8:30 बजे, सॉरी। इसके बाद आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर हो चुकी हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बाकी तो कम अमाउंट में, यानी 99 रुपीज़ में आपको यहाँ पे नोट्स भी पूरे के पूरे 14 चैप्टर मिल रहे हैं। पूरी फिजिक्स, अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छे साफ सुथरे डायग्राम, पूरी मेहनत के साथ और शिद्दत और लगन के साथ अब पढ़ाई पर डट जाइए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा लगातार, बट आप साथ निभाओ, है ना। तो चलिए, ओके, बाय।